अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैं वक्त नहीं ज़ाया करता, रदरफोर्ड स्कैटरिंग हम कर रहे थे। मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ आपको, फिर मैं वहीं से आगे चलूँगा। कोशिश करूँगा चीज़ों को क्विकली रैप अप करने की ना। तो अगर आपको याद हो तो हमने स्कैटरिंग मैट्रिक्स लिखा था, इसमें डेल्टा एफ आई था, ये ओवरलैपिंग प्रोबेबिलिटी थी फाइनल और इनिशियल स्टेट की। डिफरेंट होंगी अगर इंटरेक्शन के बाद तो जवाब ज़ीरो हो जाएगा इसका। माइनस आयोटा ई, इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग हम कर रहे थे, इंटेग्रल डी फॉर वाई साई बार एफ ऑफ वाई, ए स्लैश भी फंक्शन था वाई का, और कैपिटल साई आई। यही बेसिकल लिपमान श्विंगर इक्वेशन इसके लिए बनती थी। कैपिटल साई को वंस अगेन आप इटरेटिवली खोल सकते हैं, फर्दर इंटरेक्शन इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि एक स्कैटरिंग हम इस तरह की स्टडी कर रहे थे कि यहाँ कोई स्कैटरिंग सेंटर है, एक इलेक्ट्रॉन आता है और एक इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। ऑफ कोर्स फाइनल और इनिशियल स्टेट्स में मुख्तलिफ हैं। तो हमने लिखा था कि साई आई जो था वो किसी पॉइंट एक्स पे, इसका मतलब अगर ये डिफरेंट है तो ये चीज़ तो हो गई ज़ीरो। हमने कहा था इन प्रिंसिपल साई आई ऑफ एक्स अगर आप लिखना चाहें कोई भी इनिशियल स्टेट, तो ये थी एम ओवर ई इन वी वॉल्यूम है। क्यों? प्लेन वेव की को जब आपने नॉर्मलाइज किया, बॉक्स में डाला, तो उससे 1/√v का फैक्टर आया था। अच्छा, यहाँ पर क्या था? सॉरी, यहाँ था u ऑफ पी आई एस आई, स्पिनर है, इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा पी आई डॉट एक्स। ठीक है जी। मैंने कहा था आप साई एफ भी लिख सकते हैं। साई एफ ऑफ एक्स कैसे लिख सकते हैं? अगर आप लिखें तो होगा एम ओवर पी वी इसका स्क्वायर यू बार पी एफ एस एफ ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एफ डॉट एस एफ, सॉरी एक्स एफ पी एक्स डॉट एक्स। इसको कहते हैं ना कि ये लोकल हैं, क्योंकि सारे अगर आप देखें तो एक ही पॉइंट पे आते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लोकल थ्योरी। सारी आए पॉइंट पार्टिकल एक पॉइंट पे आए और उससे वहाँ से फिर आगे चले गए। अच्छा, अगर आप इसका बार कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे? साई एफ डैगर को गामा ज़ीरो से ज़रब देंगे तो क्या आंसर आएगा इसका? इसमें स्पिनर का बार बन जाएगा सिर्फ, विच इज़ इक्वल टू साई एफ बार ऑफ एक्स इंटू, ओ सॉरी ये u था ना, ये बन जाएगा u बार पी एफ एस एफ ई टू द पावर आयोटा पी एफ डॉट एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं एस एफ आई लिख सकता हूँ। फिर क्या है? सो एस एफ आई बिकम्स, अगर मैं y की जगह पर x ही लिख दूँ सब जगहों पे, ताकि माइनस, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है ना, डी फोर एक्स। साई एफ बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एम ओवर ई वी इस सारे का स्क्वायर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है पार्टिकल का मैस बदल जाए, तो जो पार्टिकल का मैस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। पहले मैं एक लिखता हूँ, u बार पी एफ एस एफ, मैट्रिसेस इकट्ठे कर लेता हूँ, a स्लैश विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x और u ऑफ पी आई एस आई इंटू, अच्छा इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों के साथ है, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इंटू ई टू द पावर आयोटा पी एफ माइनस पी आई डॉट एक्स। कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो हमने गलत लिखी हो? ठीक है। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं, छोटी सी चेंज करें तो, अगर यहाँ स्क्वायर ना लिखें, इसकी एनर्जी ई आई लिख लें, इसकी एनर्जी ई एफ लिखें, क्योंकि दोनों की एनर्जीज तो इंटरेक्शन के बाद मुख्तलिफ हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ई आई वी, एनर्जी तो ज़रूर बदलेगी ना इंटरेक्शन के बाद, तो ये बन गया एनर्जी के साथ। यहाँ पर भी ई एफ आएगा, यहाँ पर ई आई आएगा। गुड, चले मैं पहले पिछले लेक्चर वाली सारी चीज़ें लिख लूँ। हमने लिखा था कि ये स्केलर सोर्स है, तो जब ये स्केलर है तो स्केलर के लिए क्या था? a0 इज़ अ फंक्शन ऑफ x। वो क्या लिखा था हमने? कूलम लाइक सोर्स था, वो था माइनस ZE ओवर 4 पाई
एक्स की मॉड, यही था ना, और जो इसका वेक्टर कंपोनेंट था ए का वो 0 था क्योंकि हमने स्केलर सोर्स कंसिडर किया था। इसका मतलब ये है कि मैं ए स्लैश को फिर क्या लिख सकता हूँ, अच्छा मैं ए म्यू ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज ए 0 ऑफ एक्स एंड ए वेक्टर ऑफ एक्स। ये तो 0 है ना, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज ए 0 ऑफ एक्स एंड 0। तो इसका मतलब है ए स्लैश किसके इक्वल हो जाएगा फिर, ए स्लैश इज ए 0 ऑफ एक्स गामा 0। क्यों, गामा वेक्टर वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। इट मीन्स आई कैन राइट एस एफ आई इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई d4x, पहले इस तरह करते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा हमें। पहला हिस्सा क्या होगा, e टू द पावर आयोटा ई एफ माइनस ई आई इंटू टी, और दूसरा क्या होगा e टू द पावर माइनस आयोटा पी एफ वैक्टर माइनस पी आई वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर। अच्छा, यहां पर क्या आ जाएगा, u बार पी एफ एस एफ गामा 0 और u ऑफ पी आई एस आई इनटू क्या आ जाएगा, यहां पर a 0 की जगह मैं इसकी जब वैल्यू रखूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस जेड ई ओवर 4 पाई एक्स का मॉड। सब कुछ लिख दिया है, कोई चीज़ रहने तो नहीं दी मैंने, देखने अगर कोई चीज़ रहने दी है तो मैंने जी m ओवर ई एफ। तो यहाँ पर जो फैक्टर रह गए हैं वो रह गए हैं m स्क्वेड ओवर ई आई ई एफ वी स्क्वेड सारे का स्क्वायर रूट। ये रख दिया ना, ए नॉट ये है ना, ये है ना ए नॉट, ये ले, ठीक है ना। अच्छा, मैंने अब आपसे कहा था कि आप ये d4x को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको आप, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, दो इंटीग्रल इसको देखें ना, ये लिखा हुआ है d4x को आप कैसे लिख सकते हैं, पहली तो बात है, इसको लिख सकते हैं dt d3x। सो दिस इंप्लाइज इज हमारे पास ये जो इंटीग्रल है d4x e टू द पावर आयोटा ई एफ माइनस ई आई इंटू टी, ये इंटीग्रल d4x में सिर्फ t पर आ जाएगा, और दूसरा इंटीग्रल क्या है मेरे पास, d3x ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एफ माइनस पी आई डॉट एक्स, सॉरी ओवर 4 पाई एक्स की माड इंटू माइनस जेड ई। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसको किस तरह लिखना है, अगर आपको याद हो तो। उम्मीद है कि आपने किया होगा इसको। जी जी, क्या कह रहे हैं, नहीं डाइवर्ज नहीं करता, डजेंट मैटर, यू कैन इवन डू इट लाइक दिस वन के पहले इसको कोसाइन थीटा बनाएं, इंटीग्रेट करें, दो इंटीग्रल्स बन जाएंगे, बेसल फंक्शंस बन जाते हैं, आराम से जवाब आ जाता है, जैसे मर्जी करना चाहें। जीरो फर्स्ट का जीरो काइंड का बनता है या फर्स्ट काइंड जो जे जीरो। तो आप डिफाइन कर लेते थे कि क्यू वेक्टर जो मोमेंटम ट्रांसफर है, एक्चुअली क्यू इज पी एफ माइनस पी आई, दिस इज दी ये मोमेंटम ट्रांसफर है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये सेम होते तो जीरो मोमेंटम ट्रांसफर होता, और आप क्यू के साथ चीज़ों को खोल भी सकते हैं। तो आपने मुझे बताया था कि जी ठीक है, एस एफ आई का जो आंसर आता है वो आ जाता है, अगर मैं लिखूं तो, कि एस एफ आई माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, ये बन गया जेड ई स्क्वेड ओवर
4 पाई, क्योंकि इसका आंसर जो है आपने मुझे बताया था इस वाले पोर्शन का, सिर्फ इसका बनता है 4 पाई ओवर क्यू स्क्वेड। स्केलर होना चाहिए था ना, क्यू स्क्वेड, बिल्कुल ठीक है। 4 पाई दिस थिंग। अच्छा, यहां पर इसकी इंटीग्रेशन क्या देगी? ये देगी 2 पाई टाइम्स डेल्टा ई एफ माइनस ई आई। अब कुछ गलत लिख दिया मैंने, कुछ गलत लिख दिया मैंने। 4 पाई ऊपर आता था ना, मैंने नीचे लिख दिया है ना, क्या ख्याल है? ये आता था ना। चले सारे पहले लिख लेते। आयोटा जेड ई स्क्वेड इंटू 4 पाई ओवर क्यू स्क्वेड जी ओवर 4 पाई भी आएगा ना। तो इसका मतलब है इसके साथ एक 1 ओवर 4 पाई आना चाहिए। मैं एंड में सारे फैक्टर कैंसिल कर लूँगा, फिक्र ना करें, ठीक है ना। तो यानी इसका आंसर ये 1 ओवर 4 पाई उसी तरह रहने दिया मैंने। अच्छा, और क्या रह गया? कोई चीज़ और भी रह गई है? यू बार पी एफ एस एफ गैमा 0 यू आर। सारी चीज़ें लिख दी हमने, कोई चीज़ रह तो नहीं गई हैं? देख लो एक दफ़ा आप जी। ये टर्म रह गया ना, 1 ओवर वी अंडर रूट एम स्क्वेड ओवर। अच्छा, मज़े की बात है, जब मैं घर में बैठा कैलकुलेशन करता मैंने नॉर्मलाइजेशन ये नहीं ली थी इसलिए देखा अभी मैं भूल रहा हूँ कि मैं लिखता ही नहीं इसको। मैं कंसिडर करता हूँ इसको 1 ओवर वॉल्यूम, वो नहीं भूलता लिखना, ई टू द पावर आयोटा पी एक्स यू और एक्सपोनेंशियल, बस। क्यों? क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम इसको एम ओवर ई से नहीं नॉर्मलाइज किया था, याद? हम वहाँ लिखते थे पी स्लैश प्लस एम यू यू बार को, यहाँ लिखेंगे पी स्लैश प्लस एम ओवर 2m, ताकि ऊपर एम वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा आप। अच्छा जी, चलें, ये तो 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया। इस 4 पाई के बगैर सॉल्व किया था। हाँ हाँ, वो ये मैंने कहा ना, ये दोनों काट जाएंगे ना। ये 4 पाई मैंने इलादा लिख लिया, ये वाला 4 पाई ना ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो मैंने इसलिए कहा, मैंने लिख दिया था यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, सही, थैंक यू। ठीक है, मेरा तो ख्याल है ये क्या, ये एम्पलीट्यूड है बेसिकली, हमें इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा साफ करके ना, मैं इसके लिए एक और चीज़ लिख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि लिखा हुआ क्या है। सो दिस इज कोई सवाल? सो दिस इज इक्वल टू, मैं एक दफ़ा एस एफ आई को दोबारा लिखता हूँ, ये बन गया आयोटा जेड ई स्क्वेड। मैट्रिसेस पार्ट इलादा कर लेते हैं, यू बार पी एफ एस एफ गामा 0 यू एफ पी आई एस आई ओवर सारी टर्म्स को ज़रा पढ़ना सीखते हैं कि लिखा हुआ क्या है। अच्छा, ओवर वॉल्यूम तो लिखते हैं ना, और इधर क्या है? एम स्क्वेड ओवर ई आई पी एफ। सारे डायनामिकल फैक्टर्स हैं ये, एनर्जीज, मोमेंटाज, एवरीथिंग। एक फैक्टर आखिरी रह गया, वो क्या है? 2 पाई डेल्टा ऑफ ई एफ माइनस। ये कहता है कि एनर्जी जो है ना वो कंजर्व रहेगी। एनर्जी बिफोर कोलिजन और एनर्जी आफ्टर कोलिजन इंश्योर हो जाएगी। कुछ ना कुछ मोमेंटम ट्रांसफ़र ज़रूर होगा। मैं नहीं कहता ई आई ई एफ है, लेकिन ये डेल्टा फंक्शन इंश्योर करेगा कि एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी मोमेंटम कंजर्व्ड है बेसिकली, लेकिन मोमेंटम आपको इसलिए नज़र नहीं आया था यहाँ पर, वो आएगा नज़र क्योंकि आपने जब इस पर इंटीग्रेट कर दिया था, अदरवाइज़ यहाँ 4 डेल्टा फंक्शन आता। यहाँ तक कोई सवाल किसी का प्लीज़, कोई अगर क्वेश्चन हो तो। अच्छा, आपने अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पढ़ी हुई है ना, आप में से मुझे कोई ये लिखवा सकता है?
मोमेंटम इंटरवल डी क्यू पी एफ मैं इसलिए लिख रहा हूं, समझ लीजिए कि मोमेंटम इंटरवल पी एफ टू पी एफ प्लस डी पी एफ कितनी होंगी, कितनी होंगी? बहुत दफ़ा पढ़ा होगा आपने ये, अगर नहीं भी पढ़ा तो बड़ा आसान सा तरीका है इसको याद रखने का। देखें सिंपल इज दैट, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डी एन लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं? डी पी एक्स ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते थे ना, या किसी और तरीके से लिखते थे? कैसे लिखते थे आप इसको? हैं किस तरह लिखते थे आप? चलो मैं आपके तरीके से लिख देता हूँ। चलो आप ऐसे लिखते थे, मैं डायरेक्ट भी लिखने का उससे तरीका आपको सिखा सकता था। आपने तो पढ़ा था ना कि ये डी एन कितना होता है? एल ओवर 2 पाई बॉक्स की लेंथ और उसके अलॉन्ग उसका मोमेंटम। सिमिलरली एल ओवर 2 पाई, अगर लेंथ सेम है एक्स वाई जेड में तो क्या लिख सकते थे? ऐसे लिख सकते हैं ना, तो क्या बन जाता था? एल क्यूब इज अ वॉल्यूम। ये बात याद रखिए, हर लेंथ के लिए एल ओवर 2 पाई आता है, 3 लेंथ के लिए वी ओवर 2 पाई क्यूब आ जाएगा इनटू डी क्यूब पी एफ, सॉरी डी क्यूब आ गया ना। ऐसे लिखते थे ना आप डी एन। इंटीग्रेट करेंगे जब सारे मोमेंटम्स पे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे। चले, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है पर पार्टिकल टू डी स्टेट्स तो कैसे निकालेंगे? ये तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी थी ना, हमें ये अभी तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आई नहीं थी, ये तो अभी स्कैटरिंग मैट्रिक्स था ना। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? बहुत क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होगी आपने बेसिक, तो उसमें फर्मी गोल्डन रूल्स या वही चीज़ें और कुछ नहीं है। कैसे निकालते हैं? हाउ यू कैन कैलकुलेट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर पार्टिकल टू दी स्टेट्स, ये जो स्टेट्स हैं कैसे निकालते हैं? कोमेल लफ्जों पे गौर करो। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर पार्टिकल टू दी स्टेट्स, सारा कुछ बता दिया, आप जुमलों में गौर कर लो तो। वेरी गुड, एस स्क्वेर्ड, ठीक है बिल्कुल, एक ही पार्टिकल था ना, एस एफ आई का मॉड स्क्वेर्ड इनटू ये ले पर पार्टिकल ही आ गई थी टू दी स्टेट्स की वजह से डी एन आ गया। तो क्या आंसर आ गया इसका? सो दिस इज इक्वल टू एस एफ आई का मॉड स्क्वेर्ड वी ओवर 2 पाई क्यूब डी क्यूब ऑफ पी एफ। ठीक होगी बात या नहीं? क्यों भाई, एग्री करते हैं या नहीं? हैं? ठीक, लिखते नहीं हो? वीडियो लेक्चर से लिखे थे, चलो अच्छी बात, गुड। अच्छा, एस एफ आई का मॉड स्क्वायर अब कैलकुलेट करना है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये काम है। आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, लेकिन मॉड है तो +1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये? सो दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर्ड e टू द पावर 4। पहले मैं सारे कांस्टेंट फैक्टर्स को देखूंगा। 1 ओवर v स्क्वायर्ड v ओवर 2 पाई का क्यूब, ठीक है ना? ये यहां से लिख रहा हूं, सारी चीजें इकट्ठी कर रहा हूं, इनटू 2 पाई डेल्टा ई एफ माइनस ई आई का। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डेल्टा फंक्शन का जब स्क्वायर बन जाए ना तो ये होता है, क्योंकि ये बजाते खुद ज़ीरो होता है जब ई आई और ई एफ है, स्क्वायर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इनटू एम स्क्वायर्ड ओवर ई आई ई एफ टाइम्स व्हाट?
सारा कुछ लिख दिया ना सिवाय इसके, सिवाय इसके ना। हाँ, स्पिनर्स और क्यू रह गए ना। तो ये जो रह गई ये चीज़ वो रह गई है यू बार पी एफ एस एफ गामा ज़ीरो यू एफ मॉड्यूलस स्क्वायर्ड ओवर क्यू टू द पावर 4। देख लें सारा कुछ ठीक लिखा मैंने, अगर कोई चीज़ गलत लिखी है तो बता दें। आपको एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ लिखी दिखाऊं इसी से। इस सारे को कोई नाम ना दे लें ताकि बार बार ना लिखना पड़े। क्या ख्याल है? बार बार जो इतनी लंबी चीज़ लिखनी पड़ती है, फिलहाल तो ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको एक नाम दे लेते हैं एम मॉड स्क्वायर्ड, कैपिटल एम, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, चले इस वाले पार्ट का, ताकि बाकी चीज़ें साफ हो जाए। एक वी कट गया, ज़रा देखिएगा क्या बनता है ये z स्क्वेर्ड e टू द पावर 4 ओवर वॉल्यूम, एक वॉल्यूम रह गया ना, एक कट गया ना, इनटू, मैं चाहता तो इसको m मॉड स्क्वायर में शामिल कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा इसको लिखा रहने दे बाहर ही, m मॉड स्क्वायर इनटू d क्यूब पी एफ ओवर 2 पाई क्यूब ई एफ। अच्छा, एक फैक्टर लिखना था और चलें वो अभी लिख लेंगे, 2 पाई डेल्टा ऑफ ई एफ माइनस ई आई इसका स्क्वायर्ड एम स्क्वायर्ड। क्या कमाल हो गया ना, डी क्यू पी एफ है ना टाइम्स दिस। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। डी क्यू पी एफ का मतलब क्या है? उसमें पी एफ का मॉड्यूलस स्क्वायर है। पी एफ का मॉड्यूलस स्क्वायर अगर मैथ्स पता हो तो एनर्जी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मोमेंटम की इंटीग्रेशन एनर्जी की इंटीग्रेशन के बराबर बन सकती है अगर मैथ्स सेम होता तो। मैथ्स क्योंकि कांस्टेंट होता तो डी एम की इंटीग्रेशन जीरो हो जाती, सो यू कैन ऑलवेज राइट इट लाइक दिस वन। तो अब देखिएगा इसको सॉल्व करना है। कोई बताएगा आप में से कैसे सॉल्व कर सकते हैं अदर देन अदर स्क्वायर का? पहले तो देखें प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। अमूमन ना आप देखिएगा बियॉर्कन की बुक को अगर आप पढ़ें तो वो लिखता है कि ये जो दो डेल्टा फंक्शंस हैं ये प्रॉब्लम है। एक क्यों प्रॉब्लम है? अगर ई आई ई एफ के बराबर हो जाता, यानी अगर ई आई ई एफ के बराबर हो जाता तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता वो ये आता कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता ई आई ई एफ के बराबर होने से वो ये होता कि ये दो डेल्टास थे। एक से अगर ई आई ई एफ के बराबर हो जाता तो दूसरे में डेल्टा ज़ीरो बन जाता, एंड डेल्टा ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। क्यों? इसको देखें ना, अगर ये चीज़ लिखी हुई है फॉर एग्जांपल 2 पाई टाइम्स डेल्टा ई एफ माइनस ई आई और 2 पाई टाइम्स डेल्टा ई एफ माइनस ई आई, और फ़र्ज़ करें आप इसको इंटीग्रेट करते हैं डी ई एफ पे, तो जहाँ जहाँ पे ई एफ है वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे? ई आई। तो किसी एक ही में पुट करेंगे ना, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ डालेंगे, दोनों से साइमल्टेनियसली तो नहीं लिख सकेंगे। इसका मतलब है ये दिस विल लीड्स यू टू द 2 पाई टाइम्स डेल्टा ऑफ ज़ीरो। दिस इज प्रॉब्लम, डेल्टा ऑफ ज़ीरो इज इन्फिनिट। इससे कैसे आप जान छुड़वा सकते हैं? कभी आपने पढ़ा है इसको कि कैसे जान छुड़वा सकते हैं इससे? ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर पार्टिकल है। मैं आपको ऐसा ही एक प्रॉब्लम बताता हूं जो आपको रियल लाइफ में मिलता भी है। दो वायर्स होती थी, जब आप उनके दरमियान में जब फोर्स निकालते थे तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ निकलती थी। आप क्या करते थे? आप कहते थे फोर्स चूँकि प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और लेंथ इन्फिनिट है तो लिहाजा फोर्स इन्फिनिट होगी, विच इज़ रॉन्ग। आप कहते थे इंस्टेड कि मैं फोर्स को कैलकुलेट करूं, व्हाई नॉट कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं क्यों ना ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर पार्टिकल निकालने की बजाय ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर समथिंग निकालूं और वो समथिंग ये इससे डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास ये जो इन्फिनिटी आ रही थी ये ख़त्म हो जाएगी ना। और ये वैसे भी एनर्जी की वजह से इन्फिनिटी थी, तो मुझे पता था एनर्जी जब बदल गई ई आई ई एफ के बराबर हो गया तो ये डेल्टा फंक्शन एक एक्स्ट्रा चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो अब हमने देखना है। ठीक है, कोई आप में से सजेस्ट करेगा कि कैसे इसको सॉल्व करूं, कैसे नॉर्मलाइज करो? चलो
पहली तो बात है, आपने ये मुझे बताया कि पहले देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है इस डेल्टा फंक्शन का। आपको याद है ये आया कहां से था? आया कहां से था ये? इधर से ही आया था ना। वैसे ये इधर से अगर आया था ना, तो जब आपने प्लेन वेव वाला भी खोलते ना, तो वो भी के एफ माइनस के आई डॉट एक्स वैक्टर हो जाता। तो आपने वहां तो अपने लेंथ को कट कर दिया था, याद है ना, आपने माइनस एल बाई टू से लेकर प्लस एल बाई टू। तो यहां पर हमें क्या मसला है, हम टाइम इंटरवल से कट कर रहे थे माइनस टी बाई टू से लेकर प्लस टी बाई टू तक, बाद में टी को इन्फिनिट ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अगर लेंथ इज आल्सो टाइम इज आल्सो लेंथ, अगर रिलेटिविटी में देखा जाए, मैं सारा नॉन रिलेटिविस्टिकली कर रहा हूं क्योंकि स्पेस टाइम को इलादा करूंगा। देखिएगा आप, मैंने किया क्या, मैंने कहा जिस तरह आप लेंथ को चॉप कर लेते थे जब आपके वेव फंक्शन नॉन नॉर्मलाइजेबल होते थे, तो ये ऐसे ही वेव फंक्शन टाइम में है जो नॉन नॉर्मलाइजेबल है, तो वाई नॉट कि आप उसको माइनस टी बाई टू से लेकर प्लस टी बाई टू तक कट कर लें। तो क्या जवाब आएगा इसका, कौन बताएगा? जी, इसका आंसर क्या आज बन जाएगा? 2 पाई टाइम्स ई आई को ई एफ के बराबर कर देना। इसका मतलब है ये वक्त था जिसका आपने हिसाब लगाया था जो एक्स्ट्रा आ रहा था इस एग्जैक्टली। तो हम कहेंगे कि जी इंस्टेड मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करूं, व्हाई नॉट मैं कैलकुलेट कर लूं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब है मैं ये चीज अगर कैलकुलेट कर लूं एस एफ आई का मॉड स्क्वेयर्ड, ठीक है, इंटू वी ओवर 2 पाई क्यूब डी क्यूब पी एफ पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम क्या चीज आ रही थी, ये वाली, तो मेरे पास एक ही डेल्टा फंक्शन रह जाएगा ना। ये है, ऐसे आप हमेशा चॉप अप करते हैं चीजों को। अगर ये दूसरा होता प्लेन वेव तो क्या हो जाता, यहीं से वो आता है प्लेन वेव का, डेल्टा ऑफ जीरो इज एल ओवर 2 पाई। देखे ना, टी ओवर 2 पाई आ रहा, तो वहां से इसीलिए आता था जब बॉक्स में बंद कर लेते थे एल ओवर 2 पाई का फैक्टर। एल वो लेंथ होती थी जिस लेंथ पे आपने अपने बॉक्स को चॉप अप किया है प्लेन वेव सॉल्यूशंस में। तो ये प्लेन वेव टाइप है टाइम के अंदर। तो अब आंसर देखें क्या आ गया, बड़ा साफ सुथरा सा। अच्छा, आपको पता है ना, आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा किसके बराबर होता है, ई स्क्वेयर्ड ओवर 4 पाई के। तो इसका मतलब है, मैं ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसका मतलब ई स्क्वेयर्ड किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई अल्फा के। तो मैं यहां पर ई स्क्वेयर्ड की ई 4 है ना, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, जेड स्क्वेयर्ड 4 पाई अल्फा होल का स्क्वेयर्ड ओवर वी। बाकी सारा कुछ आपने लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी तो मुझे कुछ भी नहीं करने की जरूरत रहेगी ना। अब एम का मॉड स्क्वेयर्ड डी क्यूब पी एफ ओवर 2 पाई क्यूब ई एफ। यार एक फैक्टर मैं भूल जाता हूँ, एम स्क्वेयर्ड ओवर ई आई का इंटू 2 पाई टाइम्स कितना खूबसूरत जवाब आ गया है ना, छोटा सा साफ सुथरा था, कोई इन्फिनिटी नहीं है। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट भी करूंगा ना, तो तब भी देखें आप, कोई इन्फिनिटी नहीं आएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह देखा। अब आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, या लेंथ इज टाइम फॉर एग्जांपल, तो यहाँ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम आपने कैलकुलेट करी, और हमेशा रेट होता है, दिस इज नोन एज अ रेट। तो आप कैलकुलेट भी हमेशा रेट करते हैं किसी चीज़ का। अच्छा, अब क्या रह गया, कुछ रह गया कैलकुलेट करने के लिए या नहीं रह गया? कमेल कुछ रह गया या नहीं रह गया? क्या रह गया? हाँ बोलो, क्या रह गया? 2 पाई से कैंसिल हो गया। देखने क्या क्या कट सकता है। ये 4 पाई का स्क्वेयर था, ये 4 पाई स्क्वेयर है, तो एक 4 का फैक्टर रह गया सिर्फ, बाकी तो कुछ नहीं रह गया। तो साफ करके लिख दूं मैं, तो आंसर बिकम्स 4 जेड स्क्वेयर्ड
अल्फा स्क्वेर्ड ओवर वी एम स्क्वेर्ड ओवर ई आई एम का मॉड स्क्वेर्ड d3 pf ओवर ef 2 पाई टाइम्स। मसला है कि इसको कैलकुलेट करना। मैं मैच कर लूँ ज़रा जो मैंने यहाँ किया हुआ, पता नहीं मुझसे अपनी राइटिंग भी नहीं बात मुझे अब नहीं पता चलता, एंड पे जवाब मैच करेंगे, ठीक है। मुझे अभी नहीं पता क्या जवाब है क्या नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, इसका नाम होता, इसको कहते हैं रेट, ट्रांजिशन रेट है ना ये, तो इसको अमूमन हम लिख लेते होते हैं कैपिटल आर। अच्छा, अगर आप रेट को इंसिडेंट करंट पे डिवाइड कर दें तो क्या आता है आंसर, कौन बताएगा? क्या आ जाएगा आंसर? ये ट्रांजिशन रेट है ना, दिस आर इज दी, अब रेट की सेंस भी बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि पर यूनिट टाइम है। अगर आप इसको इंसिडेंट करंट पे डिवाइड कर दें तो ये क्रॉस सेक्शन होता है। ट्रांजिशन रेट को इंसिडेंट करंट पे डिवाइड कर दें तो क्रॉस सेक्शन होता है। कौन बताएगा इंसिडेंट करंट क्या होगी? ये अब आपने बहुत दफ़ा कैलकुलेट किया, मैं नहीं करूंगा अब ये कैलकुलेट, बहुत दफ़ा आपने किया, मैंने पेपर में भी एक दफ़ा आप तो पूछ चुका हूं। वेलोसिटी क्या होती थी? सी अल्फा होती थी ना। सी अल्फा को पी ओवर ई नहीं लिख सकते थे आप? लिखते थे ना, याद है? जवाब आया ज़ेटर बेवगुंग, मैंने कहा था ये भी एक ऑसिलेशन प्रोबेबिलिटी देता है, पेपर में सवाल भी दिया था मैंने। तो निकालते कैसे हैं, कौन बताएगा आप में से? कोमेल बता सकते हो? थोड़ा सा यार, इतनी जल्दी सरेंडर ना करो ना। चलो ये बताओ, इसका केथ कंपोनेंट है ना, बता सकते हो ना? और सी तो आ जाएगा ना, सी की तो फिक्र नहीं है ना, गैमा के साथ ही आ जाएगा ना। गैमा को सी अल्फा लिख सकते थे ना हम, याद बाद होगा। अब आपने निकाल के मुझे बताना है कि इसका आंसर ये आएगा कि अगर आप जे इंसिडेंट का मॉड लिखेंगे ना, ये आपने मुझे निकाल के देना है कल के लेक्चर से पहले। सो दिस इज इक्वल टू वी आई वैक्टर ओवर वॉल्यूम। सो दिस इज इक्वल टू, चलें, वी वैक्टर ओवर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। और वी वेक्टर आपको पता है किसके बराबर होता है? अमूमन इसके साथ ना वी आई लिखा जाता है, इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम। और इंसिडेंट क्या था? आई था ना, पी आई उसका मोमेंटम, यानी इसका आंसर वही होता है जो पी आई ओवर ई होता है। ये लिखा होता है पी आई वैक्टर का मॉड ओवर ई आई कैपिटल वी। मेरा ख्याल है ये बन जाता है, ठीक है। निकाल लेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है यार, कुछ भी नहीं करना, एक लाइन का काम है। साई बार थोड़ी देर पहले लिखा है एम ओवर ई वी, इससे भी एम ओवर ई वी आएगा। इंसिडेंट है दोनों, तो इंसिडेंट ही होंगे दोनों, सेम मोमेंट है, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। गैमा की एक ही जगह सी अल्फा के लिख सकते हैं, डालेंगे मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख लीजिएगा वी ओवर ई आ जाएगा। किया हुआ आपने पहले, अगर आपको याद हो तो। यहीं से हमने साबित किया था कि सी अल्फा वेलोसिटी होती है, याद है ना आपको? तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। और वी का फैक्टर क्यों आया? क्योंकि इसकी नॉर्मलाइजेशन में याद है शुरू से एम ओवर ई वी अंडर रूट लिखते थे, वहाँ से आए। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो दोनों साई साई होंगे, इकाई इकाई होंगे। तो चलें अब आप साफ करके इसको लिख लें, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा। अब मैं सिर्फ ये लिखूंगा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और अब फिर इसके लिए कैलकुलेशन करूंगा। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है डी सिग्मा बाई डी ओमेगा। बताएं कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? पहले देखें जरा क्या आएगा। 4 जेड स्क्वेड अल्फा स्क्वेड एम स्क्वेड वी ई आई, ये क्या लिखा हुआ है? एम का मॉड स्क्वायर। अच्छा, इस डी क्यू पी एफ को पता है क्या लिख सकते हैं आप?
पी एफ का मॉड स्क्वेड डी पी एफ का मॉड डी ओमेगा। ये डी ओमेगा मैं यहां लाया हूं, ठीक है ना। क्यों? क्रॉस सेक्शन हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसीलिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। टोटल जो क्रॉस सेक्शन होगा वो मैं अगर डी ओमेगा पे इंटीग्रेट करूंगा तो निकलेगा। एम का मॉड स्क्वायर आ गया, और क्या रह गया? और क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। पी एफ मॉड स्क्वायर डी पी एफ मॉड। कोई चीज़ रह गई हो तो बताइएगा। और क्या रह गया? ओवर ई एफ रह गया। और क्या रह गया? मैंने अच्छा सॉरी, ये मैंने लिखा ही नहीं था। ये तो आर ओवर जे इंसिडेंट पे डिवाइड करना है। तो जे इंसिडेंट क्या है? जब मैं डिवाइड करूंगा जे इंसिडेंट पे तो क्या आंसर आएगा उसका? सो डिवाइड बाय, चलें यहीं लिख लेते हैं, डिवाइड बाय पी आई वेक्टर का मॉड ओवर ई आई वी। यही है ना, ये इंसिडेंट जे इंसिडेंट है ना सारा। तभी तो प्रोबेबिलिटी बनती है ना, जब इंसिडेंट पार्टिकल पे डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बनेगी ना। ट्रांजिशन रेट ऐसे निकालते हैं, ट्रांसमिटिविटी रिफ्लेक्टिविटी निकालते हुए आपको डिवाइड करना पड़ता था इंसिडेंट के मॉड स्क्वायर पे। ई आई से ई आई कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया। अब आपको सेंस बना कि ये नॉर्मलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे वॉल्यूम गए जो आपने रखे थे, सारी इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पार्टिकल की एनर्जी यहाँ तो मैटर नहीं कर रही। सारे का सारा रिजल्ट बड़ा साफ सुथरा हो के आ गया, और वो है 4z स्क्वेड अल्फा स्क्वेड एम स्क्वेड एम का मॉड स्क्वेड पी एफ स्क्वेड डी पी एफ ओवर ई एफ पी आई का मॉड इंटू 2 पाई टाइम्स 2 पाई टाइम्स डेल्टा ऑफ। बहुत खूबसूरत जवाब है। ये फर्मी गोल्डन रूल है। जो मैंने सारे स्टेप्स किए हैं यही फर्मी गोल्डन रूल है। सबसे पहले ट्रांजिशन रेट निकाला, ट्रांजिशन रेट को पर इंसिडेंट करंट डिवाइड किया तो आपके पास क्रॉस सेक्शन आ गया। अगर आप बुक्स देखेंगे ना तो उसमें ये ऐसे ही लिखा होता है। किसी का अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें मुझसे। अभी मज़ीद इसको मैं साफ़ कर सकता हूँ, देखिएगा ज़रा कैसे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको मज़ीद साफ़ करूँगा, ठीक है। पहली तो बात यह है कि प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, क्योंकि ये बस सिर्फ कैलकुलेशन ही है छोटी मोटी। अगर कोई क्वेश्चन आपको कोई कंसेप्चुअल डाउट हो, इसमें मेन 2 कॉन्सेप्ट्स थे। एक तो 2 डेल्टा फंक्शन जब आए थे तो उनको एक को टाइम की फॉर्म में लिख कर उसको ख़त्म किया, बाकी बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशन। अभी एक चीज़ नई सीखेंगे आप आज के लेक्चर में। ये 3-4 स्टेप्स हैं जो कैलकुलेशन करने के लिए, किसी भी किस्म का क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए। अगर आपने क्वांटम फील्ड थ्योरी नहीं भी पढ़ी हुई तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे। एंड ऑफ द डे जवाब हो जाएगा जो क्वांटम फील्ड थ्योरी से आता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना हम अगले सेमेस्टर में क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें पढ़ा दें, तो अब उन्हें कोई नहीं ज़रूरत रह जाएगी, सारा कुछ पढ़ लिए। सिर्फ एक चीज़ देख लें आप, इसको पी एफ मॉड स्क्वेयर्ड को। आप इसे मुझे को बता सकता है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं पी एफ मॉड स्क्वेयर को? ये वेक्टर है ना, सी को 1 कहा हुआ है हमने, इसी के बराबर है ना। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 पी एफ डी पी एफ
इज इक्वल टू 2EF DEF। ठीक है ये बात या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि PF DPF becomes EF DEF। अब आप देखें क्या बन गया, D सिग्मा ओवर D ओमेगा। फोर Z स्क्वेड अल्फा स्क्वेड M स्क्वेड, बुरा लग रहा है हमें ये फैक्टर, खाम खाम मैथ्स आ रहा है, इनटू M का मॉड्यूलस स्क्वेड PF वेक्टर का मॉड ओवर PI वेक्टर का मॉड। ठीक लिखा है ना, क्योंकि स्क्वेयर था ना यहाँ पर, तो एक रह गया ना। सिमिलरली PI का मॉड ये है, इनटू और क्या रह गया, हाँ 1 ओवर EF ओ यार मैं 2 पाई गलत नहीं लिख रहा, मैं इसको तो ख़त्म नहीं कर चुका था इस 2 पाई को, है ना? इस 2 पाई को मैं ख़त्म कर चुका था ना, हर जगह याद नहीं, काट चुका था मैं 2 पाई को, याद है ना ये वाला? क्योंकि मैंने एक स्टेप मिस कर दिया। ये 2 पाई तो मैं हर जगह एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, मेरा तो ख्याल है ये वाला, ये नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने जब वो 4 पाई स्क्वायर नहीं क्यूब था, 2 पाई क्यूब, तो पहले 2 पाई ये काटा था ना, मुझे खुद भी अब याद नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। लेट मी चेक, पता नहीं, बाद में देख लेंगे, एंड पे जवाब आएगा तो। ठीक है, सही है ना? अच्छा पहले तो बात है ये EF से EF कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा ज़रा गौर कर लें चीज़ों को, मज़ीद क्या ये छोटा हो सकता है रिज़ल्ट या नहीं हो सकता? हो सकता है मज़ीद छोटा रिज़ल्ट ये। देखें इंटीग्रेशन, बिल्कुल। सो द इंटीग्रेशन implies EF is equal to EI, है ना? अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कि EF और EI बराबर हो जाएंगे। और आपको पता है अगर EF और EI बराबर हो जाएं तो PF की मॉड और PI की मॉड भी बराबर हो जाते हैं, है ना? क्या ख्याल है? क्यों? It becomes EF squared minus MF squared is PF squared, PI squared is EI squared minus M squared। मैथ्स तो सेम है, तो लिहाजा अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी। सो इट मीन्स, बट एक बात आप याद रखिएगा, बट PI वेक्टर इज नॉट इक्वल टू PF वेक्टर। स्कैटरिंग के बाद डायरेक्शन तो चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। अमूमन लोग क्या समझते हैं, PF वेक्टर का मॉड PI वेक्टर के मॉड के बराबर हो गया तो इनके वेक्टर भी बराबर हो गया, इसका मतलब है Q 0 हो गया, क्योंकि M में नीचे Q स्क्वायर्ड है ना, वो 0 नहीं है। वो अगर 0 हो जाता सब कुछ 0 हो जाता, ब्लो कर जाता। तो ये स्कैटरिंग एक ऐसी है जो इस किस्म की स्कैटरिंग है कि उसका मोमेंटम नहीं बदल रहा, 3 मोमेंटम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। क्लियर है बात? ये कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था सबसे ज़्यादा। अगर ये बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि PF और PI बराबर हो गया। अब मेरे पास क्रॉस सेक्शन का जो रिजल्ट है वो बड़ा ही खूबसूरत आ गया। मैं अब उसको खोल के लिख लेता हूँ और मैच भी कर लेता हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है, लिख दूँ आपके लिए। सो माई D सिग्मा बाई D ओमेगा बिकम्स, देख लीजिएगा यही बनता है 4Z स्क्वेयर्ड अल्फा स्क्वेयर ओवर Q वेक्टर टू द पावर 4। अब मैं M को पुट कर रहा हूँ ना, ठीक है, इनटू M स्क्वेयर्ड U बार PF SF गामा 0 UF टाइम्स दिस। इंटीग्रेशन कर दी मैंने, डेल्टा फंक्शन सब कुछ ख़त्म कर दिया है।
इंटीग्रेट कर दिया जब डी ई एफ पे, तो डेल्टा फंक्शन ख़त्म करके सब कुछ मैंने साफ सुथरा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल लिया। पर मेरे लिए ये कैलकुलेट करना प्रॉब्लम है अभी, इसको कैसे कैलकुलेट करूं? हाउ टू कैलकुलेट एम मॉड स्क्वेयर्ड, ये कौन बताएगा? देखिए, हमें सबसे ज्यादा जो चीज ट्रबल करती है ना, स्पिन प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। हम क्या करते हैं, हम इनिशियल पार्टिकल की स्पिन्स पे एवरेज करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता क्या स्पिन हो सकती है उसकी, और फाइनल पार्टिकल की स्पिन्स पे सम करते हैं। इस सारी टर्मिनोलॉजी के लिए एक चीज़ यूज़ होती है, ऐसे लिखते हैं आप, जितने इनिशियल पार्टिकल्स हैं जो स्पिन हाफ हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा ज़रा, 4 z स्क्वेयर्ड अल्फा स्क्वेयर्ड ओवर q वेक्टर की मॉड टू द पावर 4 m स्क्वेयर्ड। 1/2 का फैक्टर क्यों आया? दो पॉसिबिलिटीज थी, दो पॉसिबिलिटीज थी ना, एस आई एस एफ की क्या पॉसिबिलिटीज थी? प्लस माइनस। इनिशियल पार्टिकल की स्पिन पे एवरेज करने का मतलब क्या है? अप भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, डाउन भी उतना करेगा। डबल काउंटिंग से बचने के लिए आप फैक्टर ऑफ हाफ लिखेंगे। अगर दो स्पिन हाफ पार्टिकल इनिशियल स्टेट में होते तो क्या, कौन सा फैक्टर आता? 1/4। 3 होते तो कितना आता? 1/8 इनटू, आप कोई मसला नहीं, आप u बार पी एफ एस एफ गामा 0 u ऑफ पी आई एस आई इसका मॉड्यूलस स्क्वायर्ड। अब ये कैलकुलेट करना है किसी तरीके से आपने। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन बताएगा? एक फैक्टर है नहीं क्या, ये सारे लिख लिए हैं, देख लीजिएगा। बस अब आपको एक फैक्टर कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेट करना कमाल है, वो ही आज मैंने आपको सिखाना है, हाउ टू कैलकुलेट दिस फैक्टर। यानी ये चीज़ है किसके बराबर? समेशन अपॉन एस आई एस एफ, जो दोनों प्लस माइनस हो सकती हैं। चलें लिख लेते हैं, u बार पी एफ एस एफ कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं जी? कोई आप में से मुझे बता सकता है? इसका मतलब है मैं सबसे पहले तो ये लिखूंगा, समेशन एस आई एस एफ, जो कि दोनों प्लस और माइनस हैं। इसका मतलब होता है u बार पी एफ एस एफ गामा 0 u ऑफ पी आई एस आई। पहले तो ये लिखा ना, अब इसी का मुझे डैगर भी तो लेना। मॉड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? u डैगर। तो ये बन गया u बार पी एफ एस एफ गामा 0 का डैगर। इसका डैगर लेंगे तो क्या आएगा? व्हाट इज दिस टर्म? पहले इसको कैलकुलेट कर लें, बाद में फिर सारा लिख लेंगे ये। पहले इस टर्म को देखते हैं ना। डैगर लेंगे तो क्या करेगा ये? उलट जाएंगी सारी टर्म्स। क्या आएगा पहले? u डैगर पी आई एस आई। आपको पता है गामा 0 का डैगर गामा 0 ही होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इनटू, इसका मतलब क्या है? गामा 0 u ऑफ पी एफ एस एफ। क्यों? u बार का मतलब है ना u डैगर गामा 0। 2 दफा डैगर लेंगे u डैगर का, तो u डैगर डैगर बिकम्स u। अच्छा, ये क्या बन जाएगा फिर? कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है जी? क्यों भाई? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। डजंट मैटर, उससे फर्क। ये नंबर है एक, ये एक नंबर है ना। क्यों? ये अच्छा, ये है ये मैट्रिक्स है 4/1 का, ये मैट्रिक्स है 4/4 का, ये मैट्रिक्स है 1/4 का। तो ये सारे एंड ऑफ द डे नंबर है। नंबर में फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में। यू साई साई डैगर इज एज गुड एज साई डैगर साई। मॉड्यूलस स्क्वायर है, नंबर्स हैं दोनों, ठीक है।
ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए ये बन गया यू बार पी आई एस आई गामा ज़ीरो यू ऑफ पी एस एफ एफ। अब मैंने आपको एक चीज़ सिखानी है जो आपके काफ़ी काम आएगी फ्यूचर में, जिन लोगों ने पार्टिकल फिजिक्स नहीं भी करनी उनके भी काम आएगी। अच्छा, इसको अब लिखते हैं, ठीक है। यार इसको कोई नया नाम ना दे लें, बार बार मुझे लेफ्ट हैंड साइड लिखनी पड़ती है, ये वाली ए बार। बार का मतलब होता है यूजुअली एवरेजेस वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसका मतलब है अब मैं कैलकुलेट करता हूँ ए मॉड्स को। बस आपने ये लिख के रखना है कहीं पे, ये वाला, ठीक है ना। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ ए बार का मॉड स्क्वायर। दिस बिकम समेशन एस आई एस एफ, जो कि प्लस और माइनस दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया यू बार पी एफ एस एफ गामा ज़ीरो यू ऑफ पी आई एस आई। दूसरी चीज़ क्या बन गई है, यू बार पी आई एस आई गामा ज़ीरो यू ऑफ। कोई देखी वाली चीज़ लग रही है अब आपको या नहीं? क्यों भाई, किसी को आप में से लग रही है देखी वाली चीज़ या नहीं? जी, क्या लिखूं? अच्छा, एस एफ पे समेशन रहने देते हैं इधर ही, यू बार पी एफ एस एफ गामा ज़ीरो, इसकी समेशन रहने देते हैं, प्लस माइनस एस आई वाली यू पी आई एस आई यू बार पी आई एस आई। इस समेशन को मैंने इलादा कर लिया है इनटू गामा ज़ीरो। ये क्या लिखा हुआ है भाई? आपको पता है क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ ठीक है, जो भी लिखा हुआ था वो क्या कहते थे आप इसको? यू यू बार सम ओवर एस को पता चलता है, कल पेपर दिया आपने हैं? लैम्डा प्लस कहते थे ना। क्या ख्याल है? लैम्डा प्लस ही नहीं कहते? लैम्डा प्लस क्या था? ये किसके बराबर था? ये पी आई था ना, सॉरी। देखिएगा ये 4 का फैक्टर आपको कैंसिल होता भी नज़र आएगा, है ना? हर चीज़ कैंसिल होती नज़र आएगी। वाह, कमाल हो गया। इस तरह करते हैं अब, चूंकि ये इसके लिए लिख लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है, जो भी होगा 1 बाई समथिंग का था ना, तो अब इसको थोड़ा साफ करके आगे मैं लिखता हूँ। चलें ठहरें। अब एक ट्रिक है, पहले मैं कैलकुलेशन कर लूँ, फिर मैं आपको इसका नाम बताऊंगा कि इस ट्रिक का नाम क्या है, ये जो हम कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ये जो बन गया यू बार पी एफ एस एफ, जो भी मैट्रिक्स है इसकी वन रो है, नहीं क्या है, दिस इज 4 बाई 1 है ना, ये 1 बाई 4 है, 1 बाई 4 हो जाएगा। ये बार है ना, 4 क्रॉस 1 होता है, चले 4 क्रॉस 1 है, तो ये 4 लिख दिया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, गामा ज़ीरो आई जे
गामा 0 आई जे। लैम्डा के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा प्लस पी आई जे के, गामा 0 एक और लिखा हुआ है के एल यू ऑफ। सब कुछ ठीक लिखा ना मैंने, कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी। जो 4/4 है उनके 2 इंडिसेस लिखे, जो जिसमें एक भी 1 है उसके सिर्फ एक इंडेक्स लिखा। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स की बजाय मैट्रिक्स एलिमेंट्स बन गए ना, इसको उठा के मैं शुरू में लेके जा सकता हूँ। तो जब इसको शुरू में उठा के मैं लेके जा सकता हूँ तो इसकी जगह ये नहीं लिख सकता समेशन एस एफ प्लस माइनस यू बार, सॉरी यू ऑफ पी एफ एस एफ यू बार पी एफ एस एफ। इंडिसेस क्या बन जाएंगे इसके, एल पहले आ रहा है ना, एल आई गामा 0 आई जे ये क्या लिखा हुआ है विद स्पिन, और इसके इंडिसेस क्या हैं, एल आई। और ये क्या कमाल हो गया है ना, जिस इंडेक्स से शुरू किया उसी इंडेक्स पे ख़त्म किया है। तो मैट्रिसेस में अगर जिस इंडेक्स से शुरू करते हैं उसी इंडेक्स पे ख़त्म करें तो क्या होता है, वो ट्रेस डायगोनल एलिमेंट्स बन जाते हैं ना। तो दिस बिकम्स, इतना छोटा सा जवाब आ गया, ट्रेस ऑफ लैम्डा प्लस ऑफ पी एफ गामा 0 लैम्डा प्लस पी आई गामा 0। क्यों, देख लें ट्रेस को एक दफ़ा फिर समझ लें। आई से आई सम हो जाएगा, जे से जे सम हो जाएगा, के से के सम होगा, और एंड पे एल और एल एलिमेंट रह गए। तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम रह गया। दिस इज नाउन एज अ दिस वे ऑफ मेकिंग अ ट्रेस इज नोन एज अ कैसिमियर ट्रिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर की ये वाली। बस अब आपको ट्रेस कैलकुलेट करना है। एक दफ़ा आपने ट्रेस कैलकुलेट कर लिया तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इस सारे का, बाद में क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे हम। क्रॉस सेक्शन लिखा रहने देते हैं, वो नहीं मिटाते। अच्छा, अब आपको ट्रेस कैलकुलेट करना है। आज से पहले आपने कभी ट्रेस कैलकुलेट किया है? जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कभी आपने गैमा मैट्रिसेस का ट्रेस देखा है? देखा हुआ है आपने? मैंने आपको आइडेंटिटीज भी दी थी ना, गैमा न्यू का ट्रेस होता है 4G म्यू न्यू। ऑड नंबर ऑफ गैमा मैट्रिसेस का ट्रेस क्या होता था, याद है आपको? 0। मैंने जब आपको वो प्रूफ कराई थी ना, बहुत सारे 5-6 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी, जब जहाँ से आपने गैमा मैट्रिसेस बनाए थे बाइलिनियर्स के लिए, तो वहाँ मैंने सारे ट्रेसेस सिखाए थे आपको। आप भूल गए, मैं नहीं भूला, क्योंकि मैंने समझ के पढ़ाया था, आपने वैसे ही पढ़ लिया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इस ट्रेस का? सो दिस इज इक्वल टू 1/4m² ट्रेस ऑफ pf स्लैश प्लस m गामा 0 pi स्लैश। बस अब आपको नज़र आया ये जो बुरा सा फैक्टर 4m² का था ना, ये ख़त्म हो रहा है ना। तो आंसर क्या आ गया फिर? इसका मतलब है d सिग्मा by d omega becomes z² α² into trace of pf slash plus m gamma 0 pi slash। दिस इज नाउ योर क्रॉस सेक्शन। इसको उठा के मैथमेटिका को दीजिए, 1 मिनट में वो आपको ट्रेस निकाल देगा। फाइन कैल्क वगैरह इन बिल्ट टूल्स हैं। सिर्फ आप एक चीज़ याद रखिए, चंद एक चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। अगर आप इस ट्रेस को खोलें तो कितनी टर्म्स आएंगी? 4 टर्म्स आएंगी। लिख लेते हैं, चलें एक दफ़ा इसको। सो दिस इज इक्वल टू z² α²
इनटू पहला ट्रेस बन गया ट्रेस ऑफ पी एफ स्लैश गामा ज़ीरो पी आई स्लैश गामा ज़ीरो। दूसरा क्या बन गया एम टाइम्स इसके साथ है ना ट्रेस ऑफ पी एफ स्लैश गामा ज़ीरो गामा ज़ीरो। ठीक लिखा मैंने इसके साथ। अब मैंने क्या किया इसका लिखना है प्लस एम टाइम्स ट्रेस ऑफ गामा ज़ीरो पी स्लैश गामा ज़ीरो प्लस एम स्क्वेर्ड टाइम्स ट्रेस ऑफ गामा ज़ीरो गामा ज़ीरो। अच्छा आपको पता है ना गामा ज़ीरो स्क्वायर किसके बराबर है 1 है। और ये ट्रेस तो साइकिल ही करता है ना चीज़ों को। आपको पता है ट्रेस साइकिल करता है आखिर वाली चीज़ को उठा के पहले लेके जाता है। इसका मतलब है ये भी चीज़ बन गई क्या बन रहा है यार ये क्या लिख रहा है मैंने क्या कौन सी टर्म लिखी थी एम टाइम्स हाँ पी स्लैश 2 पी एफ ठीक है। सो दिस आल्सो बिकम्स ट्रेस ऑफ पी आई स्लैश। अब आपको पता है कि पहली तो आपको ये बात पता है कि ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो 4 के बराबर है। ट्रेस ऑफ ऑड नंबर ऑफ गामास जो हैं वो 0 है। अच्छा अगर ट्रेस 2 गामा मैट्रिसेस का हो और अगर ट्रेस 4 गामा मैट्रिसेस का हो तो वो भी आपको पता है ना वो अगर ये चीज़ हो तो ट्रेस ऑफ गामा म्यू गामा न्यू गामा अल्फा ये पता है किसके बराबर होता है 4 जी म्यू न्यू चलें ये लगा के देखते हैं ये क्या आंसर आ गया इसका। ये गामा ज़ीरो का स्क्वायर तो 1 के बराबर है ना तो ये तो ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी बन गई तो 4 है। ये 4 गामा मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। देखें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्रेस एक चीज़ सिर्फ सॉल्व करनी है पी एफ स्लैश गामा ज़ीरो पी आई स्लैश गामा ज़ीरो। इसके लिए इसको आप लिख सकते हैं ना पी एफ म्यू पी आई न्यू ट्रेस गामा म्यू गामा ज़ीरो गामा न्यू गामा ज़ीरो। बड़ा शरीफ सा ट्रेस है ये। अब आप खोल लेंगे इसको मैं नहीं बता रहा ये जी म्यू ज़ीरो तो जहाँ जहाँ म्यू है उसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा जहाँ जहाँ न्यू है उसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा जी 001 है। सारी चीज़ों को खोल लें आप तो आपके पास जो जवाब आएगा देखें ज़रा क्या आता है। मैं अब इसका फ़ाइनल आंसर लिखने लगा हूँ जो कि यकीनन मैं गलत ही लिखूँगा। ठीक है तो इसका मतलब है जो ए बार स्क्वायर का जो आंसर आएगा ना आपके पास वो आएगा और नहीं ए बार नहीं तो अब तुम क्रॉस सेक्शन ही लिख रहे हैं ना। और यार एक चीज़ छोड़ गए थे क्रॉस सेक्शन में आप में से को बताएगा क्या छोड़ा था आपने। एक चीज़ छोड़ गए थे आप नहीं इंटीग्रेशन तो कर चुके थे ना। फैक्टर ऑफ 2 1/2 स्पिन सम किया था ना आपने तो वो फैक्टर ऑफ 2 आपने छोड़ा हुआ था यहाँ पर। तो खैर कोई बात नहीं है जल्दी पकड़ा गया क्योंकि आपको पता है 1/2 स्पिन एवरेज था स्पिन सम था। इससे मतलब पूरी क्लास में से कोई भी नहीं जाग रहा है ना वरना तो ये सारे फैक्टर पकड़े जाते हैं। मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन आपको तो पता होना चाहिए आपके मेरे पास तो मिट जाती हैं ना चीज़ें आपके पास तो कुछ नहीं मिटता आप तो लिख रहे हैं ना। चलें एनीवेज नो प्रॉब्लम। So your cross sections become so your d sigma by d omega becomes ये 1/2 है यहाँ से 4 का फैक्टर आएगा तो ऊपर 2 रह जाएगा। मैं लिख देता हूँ आपको फाइनल आंसर
तो इसका आंसर आता है 2 टाइम्स, वेरीफाई कर लीजिएगा जी गामा 0 0 डाल के, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ क्योंकि इसमें कोई चीज़ रह नहीं गई अब मेरे लिए। सो 2 टाइम्स z स्क्वेर्ड अल्फ़ा स्क्वेर्ड ओवर, लेकिन अभी काफ़ी काम रहता है, ये नहीं कि ख़त्म हो गया, q mod टू द पावर 4 इंटू 2 टाइम्स EIEF माइनस PI डॉट, आपको याद है हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो जहाँ जहाँ PI डॉट PF है हम उसको लिख लेंगे कि इसके बराबर है, प्लस m स्क्वेर्ड। ये जवाब है भाई। लेकिन आपको एक बात याद है, आपको एक बात याद है ना, आपने कहा था कि रिमेंबर कि आपने कहा था कि EI जो है वो EF के बराबर है, और इसको एक नया नाम दे लेते हैं कि ये E के बराबर है। याद है आपको, आपने अभी मुझे कहा था डेल्टा फंक्शन से कि PF की मॉड्यूलस PI की मॉड्यूलस के बराबर है, और लेट्स कॉल दिस एज P की मॉड्यूलस। अब सिर्फ 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है मुझे डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने हैं किसी तरीके से, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, PI डॉट PF, ये किसके बराबर होगा? ये होगा ना EIEF माइनस PI वेक्टर डॉट PF वेक्टर। अच्छा, PI वेक्टर और PF वेक्टर आए किसी और एंगल पे चले गए, तो डॉट प्रोडक्ट खोलना तो मुझे आता है। इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट एज E स्क्वेर्ड, क्योंकि EI और EF तो बराबर हैं, माइनस से इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? P मॉड स्क्वेर्ड कोसाइन थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता था? लिख सकता था ना। अच्छा, E स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? P स्क्वेर्ड प्लस M स्क्वेर्ड माइनस P का मॉड स्क्वेर्ड कोसाइन थीटा। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं M स्क्वेर्ड इंटू M स्क्वेर्ड प्लस P वेक्टर का मॉड स्क्वेर्ड 1 माइनस, अब 1 माइनस कोसाइन थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये पता है आपको किसके बराबर है? कुछ मैंने, ठीक है मेरा तो है, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? ठीक लिखा मैंने, कोई मसला नहीं। सारा कुछ निकाल लिया अब आपने, पुट कर दें क्रॉस सेक्शन में और जवाब निकाल लें एक। अच्छा, Q किसके बराबर आ जाएगा? Q टू द पावर 4। हाँ बताएं ना, चलें। Q स्क्वायर किसके बराबर आएगा? कौन बताएगा आप में से? PI स्क्वेयर प्लस PF स्क्वेयर दोनों का मॉड्यूलस तो बराबर है, माइनस 2 PI डॉट PF, तो किसके बराबर है ये? आपने जो बचपन में रदरफोर्ड स्कैटरिंग का फार्मूला बनाया था ना, देखिएगा कैसे बन के आता है वो अभी। मैं थोड़ा सा आज मैं इसलिए तेज़ चला कि मैं विद इन टाइम ख़त्म करना चाह रहा था ये कैलकुलेशन, तो अब मैं जवाब लिखने लगा हूँ इसका, लेकिन अभी पूरा जवाब नहीं लिखूँगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बोर्ड से चीज़ें नोट किया करें। कंसंट्रेशन आपकी कितनी है वो मुझे पता ही है, उसके बारे में मुझे कोई जोम नहीं है, वो 1 सेकंड से भी 2 सेकंड से भी कम है। जब आप लिखते नहीं ना, तो आपको घर जाके वो सारी प्रैक्टिस दोबारा करनी पड़ती है जो आप अदरवाइज यहाँ कर चुके होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। और आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस आपके पेपर में नज़र आती है। ये नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, चूंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। मैं तीसरी दफ़ा लेक्चर लिखता हूँ ये,
एक दफ़ा प्रिपेयर करता हूँ, फिर दोबारा देखता हूँ किस चीज़ पे कितना टाइम लगाना चाहिए, फिर अगर मैं जो इतनी दफ़ा कर चुका हूँ जिसका रोज़ का ये ब्रेड एंड बटर है वो 3-3 4-4 दफ़ा करता है, तो इसका मतलब मेरे अंदर भी इतना इत्मीनान नहीं है कि मैं राइट अवे सारी कैलकुलेशन कर सकूँ। आपको तो 100 तोपों की सलामी, अगर आप बगैर किए आप समझते एक ही दफ़ा करके मैं कर लूँगा। पेपर्स के पैसे नहीं है तो मैं दे सकता हूँ आपको अपनी जेब से, ठीक है ना, वो उतनी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलें जी, यहाँ डालते हैं डी सिग्मा बाई डी ओमेगा। सो आई कैन कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन। अब आपको नज़र आया एंगल मौजूद है ना, तो इसीलिए तो ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। टोटल स्कैटरिंग वो नहीं है, सिग्मा नहीं है। सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स z अल्फा स्क्वेर्ड ओवर q की पावर 4 का मतलब क्या है 16 sin टू द पावर 4 थीटा बाई 2 इंटू p mod टू द पावर 4। टू ई स्क्वेर्ड, ठीक है, क्या आ गया ये 2 टाइम्स ई स्क्वेर्ड माइनस एम स्क्वेर्ड, माइनस एम स्क्वेर्ड है, ओहो काश 2m स्क्वेर्ड होता ना, है, और क्या है माइनस 2p स्क्वेर्ड सॉरी बड़ा छोटा जवाब आ गया ना। सो आई कैन राइट इट एज अगर 2 मैं कॉमन ले लूँ यहाँ सारे से, वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लूँ 4 बन जाएगा 16 z स्क्वेर्ड अल्फा स्क्वेयर ओवर 4 p वेक्टर के मॉड का स्क्वेर्ड इंटू साइन 4 थीटा बाई 2 इंटू ई स्क्वेर्ड माइनस p स्क्वेर्ड। हा जी p टू द पावर 4 है, अच्छा ठीक है। चलो ई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे क्या ई स्क्वायर अंदर चला रहा हूँ मैं, तो मैं इस तरह करता हूँ ई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और ई स्क्वायर से डिवाइड भी कर देता हूँ ताकि काट जाए। अच्छा ये ई स्क्वायर इसके नीचे ला सकता हूँ ना, तो देखें ज़रा मैं इसको ऐसे ही लिख सकता z स्क्वेर्ड अल्फा स्क्वेर्ड ओवर 4। अच्छा p स्क्वेयर ओवर ई स्क्वेयर किसके बराबर होता है, याद है आपको? याद है p स्क्वेयर ओवर ई स्क्वेयर किसके बराबर था, पता चलता है हैं? किसके बराबर था? v स्क्वेयर, या क्या कहते थे उसको, p स्क्वेयर ओवर ई स्क्वेयर को, मैसिव पार्टिकल्स के लिए। बूस्ट फैक्टर नहीं कहते थे, बीटा स्क्वेर्ड इनटू यकीन करें ये वही फार्मूला है जो रदरफोर्ड ने निकाला था, एग्जैक्टली सेम मेरा ख्याल है, मैं मैच कर लूँ लेकिन ठीक बनता है। इसको अमूमन रदरफोर्ड स्कैटरिंग की तरह कहते हैं, दिस इज नोन एज अ, ये वो चीज़ है जो पेस्किन लिखता है जिसको, या बियॉर्कन एंड ड्रेल लिखता है कि दिस इज नोन एज अ मॉड स्कैटरिंग, डबल ओ के ऊपर डबल डॉट है, ये मॉड स्कैटरिंग का फार्मूला है। ऐसे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है।
बस अब मेरे पास सवाल बनाने के लिए बेशुमार चीज़ें हैं। आप डी ओमेगा पे इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएंगे। बाकी याद रखने का तरीका यही है सिर्फ इसको कि थीटा अगर π/2 होता तो ये 1 हो जाता, π/2 होता तो ये 1 होता, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो बिल्कुल सही है, यही जवाब बनना चाहिए था, बिल्कुल सही है। टकरा के अगर 90 डिग्री पे चला जाए तो यही जवाब है। और अगर थीटा जो है वो पाई होता, 1 होता, चले अदरवाइज विद सम फैक्टर ऑफ हाफ होता। अगर टकरा के वापस आ जाता तो मैक्सिमम होता, यानी ये 1 हो जाता, ये जो भी होता चले, ये 1 हो जाता, साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती। घर जाके आपने ये सारा प्रोसेस करना है E+ टू E+ के लिए, पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग टू पॉजिट्रॉन। जो कैलकुलेशन मैंने यहां की है ना, वो आपने इसके लिए जाके करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क आएगा, वो ये आएगा कि साई आई जो x है ना, अब वो होगा, हम क्या लिखते होते थे, m/e i v स्क्वायर रूट e टू द पावर माइनस आयोटा pi डॉट x v बार pi। एंटी पार्टिकल के लिए बार आता है, इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग के लिए पता नहीं क्या आता है, वो निकाल लेंगे। सारी चीज़ें यही करें, सारे स्टेप्स यही करें, कल करके लाइएगा इसको, कल तक। कल लेक्चर में आए तो किया हुआ आपने ये सारा, और साबित करें कि जवाब क्या यही आता है, जवाब मुख्तलिफ आता है उसका। ठीक, चैट जीपीटी से नहीं पूछना, या जो और जो AI टूल्स हैं लाइक डीप सीक वगैरह, क्या पता गलत बताए। कर लेंगे आप लोग इसको, पक्की बात है। मेरे कई चीज़ें रहती हैं करने वाली, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और कराऊंगा फ़िलहाल, वो है अगर स्कैटरिंग प्रोटॉन से हो तो क्या होगा। प्रोटॉन का एक स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन हम उसको एक सोर्स मानेंगे, उससे स्कैटरिंग लेंगे, तो मैं अगले लेक्चर में करूँगा। कोशिश होगी मेरी, मैं क्या करूँगा, मैं एक सर्टेन लिमिट तक ला के छोड़ दूँगा, कहूँगा ट्रेसेस आप खुद कैलकुलेट करें, फार्मूला में डालें और ये जवाब निकालें। तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया ना ट्रेसेस निकालने का। तो चाहे 4 गैमा मैट्रिसेस हों या गैमा 0 हो, गैमा म्यू हो, कुछ भी हो, उसके लिए यही तरीकाकार है। तो वो फिर ज़िंदगी रही तो कल करेंगे। मैंने अपने पूरे टाइम में ख़त्म कर दिया चीज़ों को। मैं थोड़ा सा क्विक चला, गंदा लिखा, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, आपने कौन सा देख के लिखना है। ये ले, मैं आपको अपनी कैलकुलेशन दे सकता हूँ। अच्छा, ये बात आप याद रखिएगा, ये जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ ना, अगर इसमें कोई गलती हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये नहीं कि आपने जो हमें दिया था उसमें ऐसे ही था, मैंने जो यहाँ किया मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो या मैंने यहाँ लिखा उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो डू इट विद ऑल योर केयर्स, मेरा नहीं काम इसमें कोई, ठीक है ना। तो कोई सवाल? अच्छा, अगर बीटा 0 हो जाता है ना तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग बनती। आखिरी चीज़ मैंने ये आपको बतानी थी, आप देख लें घर जाके, हैं बीटा 0 होता, अप्रोच करता बीटा 0 को, एग्जैक्टली 0 होता, फिर तो कुछ रहती ना मोमेंटम ही 0। तो फिर स्मॉल बीटा जिस गोस टू द रदरफोर्ड स्कैटरिंग। चलें, वो अब बाद में कभी ज़िंदगी रही तो देख लेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए। कोशिश मेरी होगी कल ही मैं आपको प्रोटॉन की स्कैटरिंग करके लेक्चर ख़त्म कर दूं आपके, फिर जो बाकी पोर्शन 4 लेक्चर्स रह जाएंगे वो फिर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स, मैं चाहता हूँ ब्रह्मस्ट्रॉलिंग तक ला के ख़त्म करूँ ताकि थोड़ा सा फोटॉन की बात हो जाए, फिर ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। अगर रीनॉर्मलाइजेशन ना भी हो तो खैर है। तो मैंने आपसे 7 चैप्टर का वादा किया था, तो मैं 7वें चैप्टर पे हूँ अभी। यही कहा था ना हमने, पहले 7 चैप्टर करेंगे ना, तो 7 चैप्टर हो जाएंगे, फिक्र ना करें। कोई सवाल प्लीज़?
अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड हो ना तो ये पूरी किताब एक सेमेस्टर में पढ़ी जा सकती है। आगे कुछ नहीं रहे, थोड़ा सा काम रह जाता है, आगे एक चैप्टर और पढ़ें तो काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन चलें, जितना हो गया उतना भी काफ़ी है अगर आप कर लें तो। आप दरमियान में नहीं आती थी या आती थी? दरमियान में आ रही थी आप कुछ लेक्चर्स में या नहीं आती? आ रही थी? मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता। ठीक है जी, कोई सवाल हो घर जाके कीजिएगा प्लीज़। ई प्लस को पॉजिट्रॉन टू पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग कल करके लाइएगा। और आइडियल इसी तरह टाइप कर लें आप जिस तरह मैंने किया होता है, तो क्या ही बात है। मैं एक टूल यूज़ करता हूँ टाइपिंग के लिए, यू कैन यूज़ इट एंड दैट इज़ नोन एज लिक्स। बड़ा अच्छा है, फ्री है, पड़ा उसका सोर्स निकाल के। लैटेक्स बेस्ड है ये भी, सिर्फ इसका एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा है जिसमें आप जो लिखते हैं वो लिखा हुआ नज़र आता है। लैटेक्स में तो होता है कंपाइल करने के बाद आपको पता चलता है ना आपने अल्फ़ा लिखा है, तो इसमें अगर आप अल्फ़ा लिखेंगे तो आसान सा है, 15-20 मिनट के ट्यूटोरियल से समझ आ जाता है। जिसको नहीं समझ वो मेरे वीडियो लेक्चर देख ले कोविड के टाइम पे, तो उसको समझ आ जाएगा कैसे टाइप करते हैं। इस पे नहीं है वो टाइप, ये लेक्चर हैं तो उससे पता चल जाएगा। तो कल ज़िंदगी रही तो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फ्रॉम अ प्रोटॉन करेंगे, ज़िंदगी रही तो, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये भी। एंड देन वी हैव अ गुड प्लेस टू एंड, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। चलें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।